नमस्कार। इस देश के सभी महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के हिंदी स्नातक का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर आधारित व्याख्यान प्रस्तुति के लिए साहित्य कला व संस्कृति पर आधारित यूट्यूब चैनल प्रज्ञादीप पर आप सभी का स्वागत है। मैं अजय कुमार चौधरी आज आपके समक्ष हिंदी साहित्य का लेखन की परंपरा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधार भूमि विभिन्न साहित्यकारों की जीवन वृत्ति संबंधित रचनाएं प्रस्तुत करती हैं। प्रारंभ में विभिन्न कवियों का व्यक्तित्व और कृतित्व ही प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसी प्रारंभिक कृतियों में 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, कालिदास हजारा, भक्तमाल आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इन संग्रहों में कालक्रमिक विवेचन न होने के कारण इनको साहित्य इतिहास वर्ग में स्थान नहीं दिया जा सकता है। हिंदी में इतिहास लेखन की परंपरा के विषय में फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी नामक सर्वप्रथम नाम लिया जाता है। फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। उन्होंने द हिस्toire de la littérature हिंदी ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक लिखा, जिसे हिंदी में हम हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास कहते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू के लगभग 138 कवियों को वर्ण क्रमानुसार स्थान मिला है। इसमें 72 हिंदी के कवि सम्मिलित किए गए हैं। इस ग्रंथ का सर्वाधिक महत्व यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास है। इस कृति में हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के कवियों को सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र इनके विषय में कहते हैं कि कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रस्तुत करना, काल विभाजन, युगीन प्रवृत्तियों का अभाव और हिंदी उर्दू कवियों को घुला मिला देना यह त्रुटिपूर्ण है। अनेक न्यूनताओं के होते हुए भी इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तक के रूप में गार्सा द तासी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली कड़ी में हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में शिव सिंह सेंगर का नाम विशिष्टता के साथ लिया जाता है। उनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1888 में प्रकाशित हुई थी। इस ग्रंथ में 998 कवियों का विवरण दिया गया है। शिव सिंह सेंगर ने प्रस्तुत ग्रंथ की रचना के लिए हिंदी और संस्कृत के अनेक ग्रंथों की सहायता ली थी। शिव सिंह सेंगर के विषय में कहा जा सकता है कि हिंदी का ऐसा पहला ग्रंथ है जो परवर्ती साहित्य इतिहास लेखन का आधार बना है। इसके बाद इतिहास लेखन की परंपरा की तीसरे पायदान पर जॉर्ज गेर्शन के नाम को ले सकते हैं। जॉर्ज गेर्शन ने 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक कृति की रचना की, जिसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। इसमें विभिन्न साहित्यकारों की विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाते हुए उनका काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। हिंदी के विकासात्मक स्वरूप का निर्धारण यहीं से शुरू हुआ है। इस ग्रंथ में प्रत्येक खंड का काल विशेष के सूचक है, जिनमें चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य आदि का आभास होता है। इस कृति में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने की सुंदर उक्ति मिली है, अर्थात जॉर्ज गेर्शन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। अंग्रेजी विषय में संकलित होने के कारण यह ग्रंथ हिंदी इतिहास के लेखकों के लिए विशेष प्रेरक नहीं बन सका। निश्चित रूप से हिंदी के लेखक जितनी अपनी इच्छा हिंदी के प्रति अभिव्यक्त करती है उतनी अंग्रेजी के प्रति नहीं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि जॉर्ज गेर्शन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का कोई महत्व नहीं रहा। इस कड़ी में आगे लिखने वाले साहित्य इतिहास को लिखने वाले मिश्रबंधु हैं। मिश्रबंधु विनोद नामक पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा। इस ग्रंथ के 4 भाग दिखाए गए। 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1434 ईस्वी में सामने आता है। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या 5000 रही है। यह मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास को 8 कालखंडों में विभाजित करने का प्रयास किया और प्रत्येक युग के रचनाकारों के रचनात्मक योगदान का अनुशीलन किया है। यद्यपि वे साहित्य का
विधिवत इतिहास लिखना चाहते थे, किंतु ये चाहत उनकी सफल नहीं हो सकी। वह चाहते थे कि इतिहास के विशिष्ट स्वरूप को हम इसके समक्ष रखें, लेकिन वह इसमें असफल है। फिर भी ऐसा ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से मिश्र बंधु विनोद के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। साहित्य इतिहास की परंपरा में इसे एक सार्थक कदम कहा जा सकता है। साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का रहा। उन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सुव्यवस्थित इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की परंपरा में एक नए युग और एक नई चेतना की शुरुआत की। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ पहले हिंदी सप्तसागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और फिर 1929 में परिमार्जन के साथ लगभग अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रचनाकार चयन की गहरी दृष्टि थी। चयन प्रक्रिया का परिचय देते हुए उन्होंने मिश्र बंधु विनोद के 5000 कवियों में से लगभग 1000 प्रतिनिधि कवियों को ही अपने इतिहास में स्थान दिया। वास्तव में आचार्य शुक्ल ने इतिहास की तथ्यपरक दृष्टि की अपेक्षा साहित्य लोचन की गहरी और पारदर्शी दृष्टि को प्रमुखता दी। यही अद्भुत मूल्यांकन की क्षमता ही उनके इतिहास की प्राण शक्ति का पुंज है। अनेक विशेषताओं के बाद भी शुक्ल के इतिहास में भी कतिपय भ्रांतियां और कमियां दिखाई पड़ती है। अधुनातन शोधों से वीरगाथा काल के नामकरण सामग्री और प्रवृत्तियों के विषय में आचार्य शुक्ल की मान्यता और धारणाएं आधारहीन सिद्ध हो चुकी है। ऐसे ही और भी स्थलों पर कुछ कमियां देखी जा सकती है। फिर भी शुक्ल का साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी का नाम रहा है। साहित्य इतिहास लेखन की अगली कड़ी में हम यदि दूसरे किसी आलोचक का सर्वप्रमुख आलोचक का नाम जोड़ना चाहते हैं तो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति हिंदी साहित्य की भूमिका एक श्रेष्ठ कृति है। इस ऐतिहासिक कृति से साहित्य इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या मिलती है। आचार्य द्विवेदी ने साहित्य की विभिन्न रचनाओं, परंपराओं, उनकी शैलियों का विवरणात्मक और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। संत काव्य की सुंदर पृष्ठभूमि के साथ प्रेमाख्यान काव्य पर अनुसंधानात्मक कार्य करके तथ्य प्रतिपादन किया है। इनकी लेखनी से हिंदी साहित्य का इतिहास, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल जैसे श्रेष्ठ रचनाएं सामने आई हैं। निश्चित रूप से इनकी इतिहास दृष्टि हिंदी साहित्य इतिहास अध्ययनकर्ताओं और परवर्ती लेखकों के लिए अपूर्व प्रेरणा स्वरूप है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास के 3 ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में प्रकाशित हुई थी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुई है और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो 1955 में प्रकाशित हुई है। अब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की अगली कड़ी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम लिया जा सकता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। यह वर्गीकरण मूलतः आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण पर ही आधारित है। फिर भी कालों के नए नामोल्लेख के साथ सरल शैली और प्रभाव में विचारों से ऐतिहासिक तथ्यों का प्रतिपादन किया गया। उनका भक्ति काल संबंधी ऐतिहासिक विवेचन विशेष स्मरणीय है। इसके अलावा नागरी प्रचारणी सभा काशी के सौजन्य से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित हुआ है। यह विस्तृत इतिहास 16 खंडों में विभक्त किया गया है। इसमें सबसे अधिक लेखकों का योगदान इसकी अपूर्व सफलता ने लगभग 100 से अधिक लेखकों और संपादकों की भूमिका में हिंदी साहित्य की विविध धाराओं, परंपराओं के विविध सूत्रों का पूर्ण आकर्षण के रूप में समायोजन किया गया है। इसके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में लिखा। उनके साहित्य इतिहास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अनेक पाश्चात्य विचारकों और इतिहासकारों के विचारों का मंथन करके इतिहास प्रक्रिया का वैधानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। डॉक्टर गुप्त ने आचार्य शुक्ल द्वारा प्रस्तुत काल विभाजन में
संरचनात्मक परिवर्तन भी किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अनेक विद्वानों के सहयोग से इस परंपरा में हिंदी साहित्य ग्रंथ प्रस्तुत किया। इसमें मुख्यतः आदि, मध्य और आधुनिक तीन कालों की साहित्यिक सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण किया गया है। अत्यधिक कमियों के होते हुए भी इतिहास लेखन की परंपरा में इसका भी विशेष महत्व है। इसमें लेखन की एक रूपता और विषय की अनुमिति और संश्लेषण का अभाव अवश्य है। इसमें काव्य परंपराओं का विवेचन विशेष उल्लेखनीय रूप से हम इसे स्वीकार कर सकते हैं। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा सतत चलती रही है। पूर्वकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों से प्रेरणा लेते हुए नई मान्यताओं और मौलिकताओं के साथ नए ऐतिहासिक ग्रंथ सामने आते रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास का लेखन गार्सद तासी से शुरू होकर आज तक इस दिशा में क्रमिक विकास चलता रहा है। समय पर नई दृष्टि, नई पद्धति और नई चिंतन के आधार पर अनुकूल और संतोषजनक इतिहास, साहित्य इतिहास के तथ्यों का उद्घाटन होता रहा और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की सुदृढ़ परंपरा जो 19वीं सदी से शुरू हुई थी, आज तक 21वीं सदी तक लगातार सतत प्रभावशील है और प्रभावशील रहेगी। धन्यवाद।